हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया था, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, क्या एवरेज स्कोर रहेगा, किस शिफ्ट के कितने मार्क्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आज कि ग्रुप सी में लास्ट ईयर कौन कौन सी पोस्ट आई थी, किस किस लेवल पे आई थी, क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी। एक तो मैं आपको ये बताऊंगी, दूसरा मैं आपको इसी वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगी, और उसके बाद तीसरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि लास्ट ईयर जो पेपर था वो कैसा था। पेपर में आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक थे और उन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो जो पोस्ट आई थी ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि कौन कौन सी वैकेंसी रिलीज हुई थी लास्ट टाइम पे। तो इन्होंने इस बार भी ऐसे ही करेंगे और लास्ट टाइम भी यही किया था कि जो सेम क्वालिफिकेशंस की पोस्ट होती है ना, ये उनका क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। अब मान लो कोई बच्चे टेक्निकल में है, टेक्निकल में जैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिकली जेई अगर मैं बात करूं तो उनको ये उन्होंने लास्ट टाइम उसको रख दिया था, ग्रुप 1 में रख दिया था। ऐसे ही अलग अलग कॉमन क्वालिफिकेशंस का एक ग्रुप बनाएंगे और उसको ग्रुप का नाम दे देंगे। तो जैसे आज मैं आपको इस वीडियो में ग्रुप नंबर 56 के बारे में बात करूंगी, जो मोस्टली उस ग्रुप में सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। वो ग्रुप होता है ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कोई भी बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, कुछ भी है, मतलब उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, रादर देन कि वो किसी स्ट्रीम से, पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, वो जाते हैं ग्रेजुएट लेवल के ग्रुप में, और उस ग्रुप को बोलते हैं हम ग्रुप नंबर 56। तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ग्रुप सी में अलग अलग पे स्केल की पोस्ट आती है। जैसे कि यहाँ पे अब ये अगर मैं इंजीनियर जैसे सेक्शनल ऑफिसर की बात करूं तो ये लेवल 6 की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की बात करूं ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। तो अलग अलग लेवल्स की आती हैं, 6 की भी आती है, जैसे ये लेवल 2 की पोस्ट है। तो अलग अलग लेवल की आती है, यहाँ पे 6 आती है, 4 आती है, 2 आती है, 3 आती है। लेवल का मतलब होता है कि उस पोस्ट की जो सैलरी है वो कितनी बनेगी, ऐसे लेवल में आती है, आप कौन से लेवल पे आते हो। तो जैसे मैं लेवल 6 की आपसे बात करूं तो सबसे अच्छी खासी जो पोस्ट मानी जाती है वो लेवल 6 की ही होती है। ग्रुप सी में इससे ऊपर नहीं आता। लास्ट टाइम एक आई थी ग्रुप 9 की, लेवल 9 की आई थी, एक ही पोस्ट आई थी, मैं आपको दिखाऊंगी, वो नीचे है। तो मोस्टली जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट होती है वो लेवल 6 पे आती है, और उसका जो पे बैंड होता है वो 35,400 होता है। ऐसे अलग अलग पे बैंड होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो 35,400 होता है लेवल 6 का, और इसमें आपको फिर अलाउंस वगैरह मिलके तो इसकी अच्छी खासी सैलरी, ठीक ठाक सैलरी बन जाती है। इसके 55 के आर पास हो जाती है सैलरी, और जैसे ही उसके बाद आप इंक्रीमेंट लगते रहते हैं साल में 2 बार, तो आपकी सैलरी ग्रो करती चली जाती है। लेकिन ये इसकी इनिशियल सैलरी है, तो मतलब मैं इसको अच्छा हैंडसम अमाउंट करूंगी ग्रुप सी का। और अगला प्रमोशन इनका गस्टेड ऑफिसर का होता है, जो HPSC के थ्रू पोस्ट आती है। तो लेवल 6 पे जो है, मैंने थोड़ा सा आपको सैलरी का आइडिया दे दिया है कौन सी होती है। तो ये तो है ग्रुप नंबर 1, लेकिन आज हमारा टारगेट है ग्रुप नंबर 56 का। तो चलिए ग्रुप नंबर 56 में मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो ये पोस्ट के नाम होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, पोस्ट नेम होता है, जनरल की कितनी आई, SC की, BCA भी ऐसे, और नीचे उनकी क्वालिफिकेशन होती है। जैसे मैं आपको फर्स्ट की बताऊंगी, कैटेगरी फर्स्ट में आपकी पोस्ट है सेक्शनल ऑफिसर, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन इसके नीचे मिलेगी, ये रही यहाँ पे क्वालिफिकेशन कि कैटेगरी फर्स्ट की क्या क्वालिफिकेशन थी कि डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट है कि मैंने बीटेक कर रखी है, मैंने BSc कर रखी है, मैं कॉमर्स से हूँ, तो मैं कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो वो आपको यहाँ पता चलेगी अपनी, यहाँ बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्ट हैं अलग अलग ग्रुप की, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देखिए ग्रुप 56 जो है वो कॉमन है, उसमें आप सभी जा सकते हो, लेकिन ग्रुप 56 के साथ साथ आप बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो आप अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। जैसे एक पोस्ट मैंने नीचे देखी थी, सोशियोलॉजी थी, बीए तो था उसमें, लेकिन बीए के साथ आपने कंपलसरी ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी पढ़ रखी हो। अब उन वही बीए वाले बच्चे जाएंगे जिसके पास बीए में सोशियोलॉजी था और ज्योग्राफी था। तो ऐसी आपकी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोस्ट भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप 56 के 10 गुना में नहीं आए, क्या पता ग्रुप 56 के 10 गुना में नहीं है, लेकिन आप उस पोस्ट के 10 गुना में चले जाएं, क्योंकि उस पोस्ट में सारे बच्चे थोड़ी होते जिन्होंने बीए में ज्योग्राफी सोशियोलॉजी ही पढ़ी होती है। ऐसे बीटेक वालों की भी है, ऐसे जिसने BSc में फिजिक्स पढ़ रखी है, BSc में जिसने फिजिक्स पढ़ रखी है उसकी एक पोस्ट आती है डाटा प्रोग्रामर की, वो, और एक इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की आती है। तो इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी में वही बच्चे जाएंगे जिसके पास BSc में फिजिक्स थी। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस की आती है एक डाटा प्रोग्रामर की, या BSc कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इसमें स्पेसिफिकली अलाउ होते हैं। हाँ, ऑल तो BA वाले बच्चे उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि BA के साथ आपने क्या कर रखा हो, 1 ईयर का आपने उसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा हो, कंप्यूटर डिप्लोमा।
तो आप जा सकते हो उसमें से। लेकिन ऐसे कंप्यूटर डिप्लोमा वाले बच्चे कम मिलेंगे और वो प्रेफरेंस देते हैं किसको, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को। तो ऐसे आप एक बारी में मतलब सबकी ऐसे बता पाना कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे पाऊं कि आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे कि आप ग्रुप और 56 के लिए ही एलिजिबल है, आप उसके साथ साथ मल्टीपल ग्रुप्स में एलिजिबल हो पाएंगे। तो एक में नहीं होगा तो शायद आपका दूसरी में हो जाएगा, आप दूसरी से मिस कर गए तो आप शायद तीसरी में एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए अब मैं आपको ग्रुप नंबर 56 का आइडिया देती हूँ। ग्रुप नंबर 56 में कौन कौन सी पोस्ट आई थी और किस किस पे लेवल पीके पे थी और क्या उनकी सैलरी होती है। ये है अपना ग्रुप नंबर 56। ठीक है, तो देखो अब इसमें सबसे पहली पोस्ट है, कैटेगरी 317 है, HSIIDC। आपने इसमें पढ़ा होगा, तो प्रिपरेशन करेगी तो इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। इसमें पोस्ट आई थी असिस्टेंट की, लेवल 6 की थी, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट थी। वो कौन सी कैटेगरी की थी, EWS की। तो इसमें जैसे मैं थोड़ी ठीक ठाक सी पोस्ट बताऊं तो ग्रुप 56 में थोड़ी ठीक ठाक सी पोस्ट ये थी, इरिगेशन में कनाल पटवारी की, लेकिन ये लेवल 2 स्टार की लगा हुआ है, बाद में इसका लेवल बढ़ा दिया गया था। तो इसमें जर्नल की 396 पोस्ट आई थी, ये SC की है, ये BCA की है, BCB है, EWS है, एक्स सर्विसमैन एंड सो ऑन। तो अब इसकी मैं क्वालिफिकेशन आपको बताऊं 324 की, तो 324 की क्वालिफिकेशन ये है, यहाँ नीचे आपको क्वालिफिकेशन दे रखी होगी इसने। 324 की ये है कि ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और ऐसे कई पोस्ट ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही है, जैसे एक आधी और पोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी आई थी। इसी में आती है अच्छी खासी पोस्ट, जो बच्चे जनरल फील्ड के होते हैं वो इसी में जाते हैं। जैसे हेल्थ सोशल वर्कर, ये लेवल 6 की पोस्ट है, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको अलग क्वालिफिकेशन मिलेगी। 347 में है कि ग्रेजुएट होना चाहिए पहला, दूसरा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में। अब मुझे आप खुद ही एक बात बताइए कि ग्रेजुएट तो आप हो सकते हो, लेकिन क्या डिप्लोमा वाले सारे बच्चे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना डिप्लोमा वाले। या तो सोशल वर्क में डिप्लोमा हो, या फिर आपने मेडिकल सोशल सर्विस किया हो, या फिर आप साइकेट्री का सोशल वर्क आपने कर रखा हो। अब ये देखो कितना पिक्युलर चीज है ये। इसमें जरूरी नहीं है कि उन सभी बच्चे जो आप क्या पता आपका नंबर है उस 10 गुना में आप ग्रुप 56 के इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। जो कॉमन कैडर है, जो ग्राम सचिव पटवारी, ग्राम सचिव कैनाल पटवारी, इन सब से जो अलग आती है, आप क्या पता उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएं, जिलेदार इन सब को छोड़ करके। और डिजायरेबल, ये देखिए ये डिजायरेबल है कि अगर आपने MA सोशियोलॉजी कर रखा है तो भी आप जा सकते हो, आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क तो भी आप जा सकते हो। तो ऐसे आपकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी इसमें पोस्ट आएंगी, तो वो आपको यहाँ से देखने से पता चलेगा। अब देखिए ये 354 नंबर की जो पोस्ट है, ये क्या है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन किसके साथ? आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो और सोशियोलॉजी पढ़ी हो। अब मान लो मैंने BSc कर रखी है, ग्रेजुएट तो मैं हूं, लेकिन क्या मेरे पास BSc ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी थे? नहीं थे। इसका मतलब मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। अगर मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं और आपसे मेरे ज्यादा मार्क्स हैं, तब मेरे आपसे कितने ही ज्यादा मार्क्स हो, लेकिन मैं तो हो गई ना बाहर आपसे, यानी आपके कंपटीशन से मैं बाहर हो गई, आपसे ज्यादा नंबर वाले बच्चे भी इसमें बाहर हो गए, तो क्या पता आप इसमें 10 गुना में सिलेक्ट हो जाएं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी कि कम जरूरी नहीं है कि आपसे ऊपर वाले बच्चे ही सिलेक्ट हो पाएंगे और आपका किसी पोस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं। और जैसे मैं कोई आपको और पोस्ट दिखाऊं, अब ये देखिए 360 वाली पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका? ट्रेनिंग इन हाउस होल्ड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डाइटीज एंड प्रेफरेंशियल, या फिर आपने BA करी हो होम साइंस से। और मैं इसको बोलूं ये पोस्ट कौन सी है, 360 नंबर की जो पोस्ट है वो है 360 में है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। देखो लेवल 6 की पोस्ट है, ये अच्छी खासी पोस्ट है लेवल 6 की, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। अब मुझे बताइए क्या सभी बच्चों ने होटल मैनेजमेंट कर रखा होगा जो आप जिसके मार्क्स आपसे ज्यादा होंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब वो बेशक से ज्यादा मार्क्स है, लेकिन वो आपके कंपटीशन से बाहर है, तो उनको वही बच्चे 10 गुना में भेजने हैं उस पोस्ट के लिए जिसकी यहाँ क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन मीट करता होगा। ठीक है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी जिसमें कोई भी हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, आप उस पोस्ट के लिए जा सकते हो। कुछ पोस्ट ऐसी भी आती हैं। तो अब ये देखो 370 जो पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, अच्छी खासी पोस्ट है लेवल 6 की। इसके लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊं 370 के लिए, तो 370 की क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट हो
ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने क्या किया हो, 6 मंथ ट्रेनिंग करी हो कंप्यूटर ऑपरेटर में, एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर, और ITI इन कंप्यूटर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा पंचिंग और इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं जा सकते खाली, उनके साथ ये सब होना चाहिए। अगर आपको खाली ग्रेजुएशन में जाना है तो आपने BSc कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से। एक स्टूडेंट का डाउट था कि मैंने BTech कर रखी कंप्यूटर साइंस से, तो मैं किस फील्ड के लिए जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप इसके लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे अगर आपके मार्क्स इसके अंदर आ गए हैं तो आप इस एक स्पेसिफिक पोस्ट के साथ के लिए भी पोस्ट के में भी जा सकते हैं आप। अच्छा ये देखिए 371, ग्रेजुएशन विद फर्स्ट डिवीजन एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ साथ आपने 1 साल का PGDCA कर रखा हो। PGDCA क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है कंप्यूटर में। तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं दिखा दूंगी आपको क्या है। तो ये सारी की सारी पोस्ट जो है वो उसमें आई थी ग्रुप नंबर 56 में। अच्छा एक में देखो, मैं एक बार एक लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि जो टॉप लेवल की पोस्ट हैं बेशक से उसमें 84+ मार्क्स वाले सारे जाएंगे, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो आएंगी बिल्कुल नाम की। अब ये एक्साइज इंस्पेक्टर है, अब आप मुझे बताइए इसमें सिर्फ 4 ही पोस्ट आई हैं। लास्ट टाइम तो 4 ही गुना था, इस टाइम तो 10 गुना है, यानी आपको पूरे हरियाणा में टॉप के 40 बच्चों में आना है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो इस डिपेंड करेगा कि वैकेंसी भी कितनी आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम वैकेंसी आती है, तो उसमें बहुत ही हायर मार्क्स चाहिए होते हैं आपको उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये तो हो गया पोस्ट के बारे में और क्वालिफिकेशंस के बारे में। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ क्या आया था लास्ट टाइम पे, और वही इस टाइम रहेगा क्या सिलेबस है। और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी बात ये बताऊंगी कि सिलेबस के अंदर कुछ नए सब्जेक्ट हैं, वो जो मोस्टली कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो फायदा हो जाएगा। इसमें मोस्टली सब्जेक्ट जो हैं 70 मार्क्स में वो कॉमर्स के ही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हम जनरल एथिक्स से अपने सोल्व कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया फर्स्ट एड का, तो फर्स्ट एड का आप देख के भी अपने एथिक्स लगा के भी सोल्व कर सकते हैं मोरल वैल्यू से, कि हम इस क्वेश्चन का ये सही स्टिक जवाब होगा। ऐसे भी आएंगे कई सारे क्वेश्चन इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 20 नंबर की जो है वो हरियाणा जीके रहेगी, ये 20 नंबर की है। इसमें करंट अफेयर भी आ गया, हरियाणा जीके भी आ गई, इसमें नेशनल जीके भी आ गई, नेशनल लेवल का करंट अफेयर भी आ गया, सब आ गया इसमें 20 नंबर में। और ये आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, और आपने अभी भी प्री का एग्जाम दिया तो आप ऑलरेडी ये अच्छे से आपने पढ़े होंगे और नोट्स बनाए होंगे। अब ये है 10 नंबर। अब देखो कंप्यूटर की इसमें स्पेसिफिकली दे रखा है कि जो कंप्यूटर की वेटेज है ना वो 10 नंबर की है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेंस की एक खासियत है, मैं आपको ये प्रूफ भी कर दूंगी नीचे पेपर दिखा करके, कि जितना वो लिखेगा और जितना वो बोलेगा मेंस में वही आएगा। और ये दोनों बार के पेपर में ऐसा ही हुआ था, जो कैंसिल हुआ था वो और जो बाद में फाइनल हुआ था वो। अगर उसने 10 क्वेश्चन बोला तो 10 ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि उसने अगर ये बोला कि 10% की वेटेज है तो कुछ भी आ जाएगा। और जो यहाँ पे टॉपिक में वो मेंशन करेगा, अगर उसने मेंशन किया है कि, जैसे मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, अगर उसने मेंशन किया है कि ईमेल, तो ईमेल का ही क्वेश्चन आएगा, जो वे टॉपिक मेंशन करेगा उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मेंस की ये खासियत है। तो मेंस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इजी है एज कम्पेयर टू प्री, क्योंकि प्री में कुछ डिफाइन नहीं होता, प्री में वो कुछ लिख के नहीं देता आपको कि ये टॉपिक आएंगे, लेकिन मेंस में वो आपको पर्टिकुलरली टॉपिक मेंशन करके देता है। तो 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, और ये मैं एक्सक्लूसिव अपने चैनल पे आपको पढ़ाऊंगी और गारंटी से पढ़ाऊंगी, बहुत ही अच्छे नोट से पढ़ाऊंगी। अब ये जो रीजनिंग है ये आप कहीं से भी पढ़ लेंगे मेरे हिसाब से। रीजनिंग जो है ये आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, जनरल अवेयरनेस भी आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ्स है, ये आपने अभी भी पढ़ाई था इसमें, ये भी इसमें भी आप सिर्फ वही पढ़ना जो इसने मेंशन कर रखा है। जैसे इसने मेंशन कर रखा है कि ये आपसे रेडियन एंड मेजर्स पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछेगा, आप सिलेबस की PDF निकाल लेना, आप ऐसे लाइन से पढ़ते चलना कि इसने बोला है कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर होल नंबर ये हमारा हो गया, फिर डेसिमल पढ़ लेना, हाँ ये मैंने ये भी पढ़ दिया, फिर फ्रैक्शन पढ़ लेना, हाँ मेरा ये भी हो गया, फिर परसेंटेज पढ़ना, फिर रेशो प्रपोर्शन, जो ये बोलता जाए वो टॉपिक आप कवर करते जाइए, और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। जो ये कह रहा है उससे चलते चले जाइए। हिंदी और इंग्लिश तो आपने अभी पढ़ी है, अब आती है मेन बारी, जो सारे जो बचे हुए सब्जेक्ट है। ठीक है, इस बचे हुए सब्जेक्ट में अब मैं आपको बता दूं क्या क्या आएगा। इकोनॉमिक्स आएगी यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसने ये बोला है कि यहाँ पे कैग के बारे में पढ़ना है। कैग के बारे में अगर इसने बोला है तो कैग आप पढ़ेंगे, और कैग का क्वेश्चन पिछली बार आया था, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। फाइनेंस कमीशन के पिछली बार ही 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे। फाइनेंस कमीशन का एक तो आर्टिकल ही पूछ रखा था 280,
ऑलराइट। तो जो इसने बोला है, अगर इसने पॉलिटी में ये कहा है ना कि आपको कैग और फाइनेंस पढ़ना, तो पॉलिटी में सिर्फ कैग और फाइनेंस ही पढ़ना, आप उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। उसके बाद ये इसने बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वाले सर से मैंने रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने यूपीएससी लिखा हुआ है, वो एसपीएससी के थ्रू भी सिलेक्टेड है, तो मैंने उनको बोला है, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं आपको आपके चैनल पे करा दूंगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मेरे चैनल पे सर कराएंगे, और वो यूपीएससी उन्होंने लिख रखा है और मैं एसपीएससी के थ्रू वो सिलेक्टेड है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऐसे इकोनॉमिक्स क्या है ना कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और कोई आपको समझा कोई अच्छे से देगा, तो आप उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। और ये पिछली बार यहीं से भी क्वेश्चन आया था, मार्केट से भी क्वेश्चन आया था, किस टाइप का मार्केट होता है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई से भी आया था एक क्वेश्चन, लास्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद बारी आती है हरियाणा इकोनॉमिक्स की। हरियाणा इकोनॉमी भी मैं आपको यहाँ से सर से ही बोला है मैंने कि आप ये भी पढ़ा देना। तो जो उसमें लिखे ना सिर्फ आपको वही पढ़ना है। इसने बोला सेज, तो आप पढ़ेंगे सेज के बारे में। इसने बोला एमएसएमई, तो आप पढ़ेंगे एमएसएमई के बारे में। इसने बोला नाबार्ड, तो आप सिर्फ पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। इसने पूछा एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या, एग्रीकल्चर फाइनेंस्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम्स फाइनेंस, जो भी हमारी स्कीम आती हैं, फीमेल के लिए अलग से आती है, कोई ऐसे एससीबीसी के लिए अलग से स्कीम आती है हमारी, वो वाली। अच्छा, एचएसआईडीसी के बारे में बोला तो यही पढ़ेंगे, एचएफएस के बारे में पढ़ेंगे, हैफेड के बारे में पढ़ेंगे, ये खादी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, और हरियाणा का बजट, ये तो आपने अभी पढ़ी रखा है, आप इसको रिवाइज करते रहिए सो दैट आप इसको भूल ना पाए। तो जो इसने बोला आपको सिर्फ वही पढ़ना है। उसके बाद आती है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग का पिछली बार पेपर में अच्छा वेटेज था, 10 से 12 क्वेश्चन थे रूरल मार्केटिंग के। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग में भी जो इसने बोला आप सिर्फ वही पढ़ेंगे, जो इसने कहा है। रूरल मार्केटिंग का अगर मुझे कोई मिल गया तो मैं कोशिश कर रही हूँ रूरल मार्केटिंग, अगर मुझे कोई अच्छा टीचर मिला तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। ये इंश्योरेंस, ये भी मैं आप हमारे चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे। इंश्योरेंस के भी टू द पॉइंट ही आपको पढ़ाया जाएगा कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के रोल क्या है, एजेंट क्या काम करते हैं, प्रोसीजर क्या है एजेंट बनने का। यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी पिछली बारी, वो लिख के दे देगा कि जैसे आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने 6 मंथ का डिप्लोमा कोई कोर्स किया हो एजेंट में, इस टाइप के कोई आपने सर्टिफिकेट कोर्स, तो ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आया था इसमें। अच्छा, एजेंट का लाइसेंस कैसे बनता है, लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है आपका, और टर्मिनेशन ऑफ एजेंट के अपॉइंटमेंट को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं इंश्योरेंस के अंदर। अब जिस दिन आप इंश्योरेंस यहाँ से अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो हम LIC से इंश्योरेंस लेते हैं, HDFC से बैंक से इंश्योरेंस लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि इंश्योरेंस वाले हमें कितना पागल बनाते हैं, कितनी ऐसी हिडन पॉलिसीज होती हैं इंश्योरेंस में जो हमें बताई भी नहीं जाती। तो आप मेरे चैनल से पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें ऐसी है। आप इसको जनरल लाइफ में भी सीख पाएंगे, एग्जाम के साथ साथ आप इसको जनरल लाइफ में भी सीख पाएंगे जब आप अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराएंगे। तब बहुत सारी बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगी इंश्योरेंस वाले जो हमसे बताते नहीं, और आप उनसे पूछिएगा यहाँ से पढ़ने के बाद। उसके बाद है यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट साइंस आपको लगता आसान है, ऑल्दो ये आसान ही है सब्जेक्ट, लेकिन एनवायरमेंट साइंस में जो इसने सिलेबस दे रखा है ना, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। ये इसने यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ना, यूपीएससी वाले बच्चे जो एनवायरमेंट पढ़ते हैं, वहां की इसने पूरा इंडेक्स को एक साथ उठाया और एज इट इज यहाँ उसने चिपका दिया। बुक मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट टाइम पे, यूपीएससी वाले जो बुक पढ़ते हैं ना, वहां से इसने उठाया है। बुक का नाम है यहाँ से एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर अनग्रेजुएट कोर्सेज, सेकंड एडिशन। यहाँ पे एक उसका इन्होंने एज इट इज इंडेक्स दिया, और ये पूरा का पूरा यूपीएससी का आपको दे दिया सिलेबस। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी मैंने टीचर से बात की है, तो वो आपको पढ़ा देंगे ये वाला जिन्होंने यूपीएससी लिखा हुआ है। और वो आपको इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए आपका। रिवर क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, मरीन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब हम जैसे घर का कूड़ा, गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसे कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कौन सा एक्ट कब आया था। पिछली बार ये वाटर प्रिवेंशन एक्ट पूछा हुआ था, एयर पोल्यूशन वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, लास्ट ने पूछा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट ना, इसमें बहुत सारी वो होती हैं कि NDMA एक्ट है वो कब आया था अपना, उसका जो है वो प्रधान कौन होता है, कौन कौन सी इसमें बॉडी होती हैं, किसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, NDMA की धाराएं कौन कौन सी होती हैं, उसके तहत सेंटर में कौन सा होता है, स्टेट में कौन सा होता है,
आर्म फोर्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्या होती हैं, डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या होता है, पुलिस का इसके अंदर क्या रोल होता है, मीडिया का इसमें क्या काम होता है, एनजीओज क्या क्या काम करते हैं, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं आपदा आ जाए तो उस टाइम पे एनजीओज का क्या रोल होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको यहाँ पढ़ना है। तो ये सारे जो है वो आपका सिलेबस है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट ईयर का पेपर। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी। ये तो सारे नॉर्मल हैं जो आप पढ़ रहे हो आजकल। जैसे देखो कैग, मैंने बोला था ना कि उसने कैग के बारे में लिखा हुआ है, तो देखो ये कैग का क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। पॉलिटी के सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैंने एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रखी हैं सारी की सारी पॉलिटी, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। लक्ष्मीकांत बुक आती पॉलिटी की, अगर बच्चों को पता हो तो मैंने वहां से पढ़ रखे हैं। मैं आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन वे में पढ़ा दूंगी वहां से, जितने भी टॉपिक हैं। फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी उसने मेंशन कर रखी है पॉलिटी में। तो टू द पॉइंट ही हम पढ़ेंगे, हम बाहर का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस में क्या है ना, हमें बर्डन नहीं लेना। उसने सिलेबस बहुत दे रखा, तो जो टू द पॉइंट जो बातें उसने बोल रखी हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। और जैसे मैं कि आपको दिखाऊं कोई, देखो ये भी फाइनेंस कमीशंस के बारे में है यहाँ पे, ये भी पॉलिटिकल क्वेश्चंस है। और क्या दिखाऊं मैं आपको, ये पेपर है सारा, मैं इसको भी दे दूंगी, आप चेक कर लेना। ये देखो ये फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछ लिया है इसने। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में कह सकते हो आप कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन का नाम क्या था। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन बना दिया उसने। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली, ये सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे जैसे शुरू करेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये देखो ये उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछ लिया क्वेश्चन। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ाया जाएगा क्या होता है आउटपुट कॉस्ट, क्या होती है एवरेज कॉस्ट, क्या होती है रिवेन्यू, क्या होता है इसके बारे में। और मैं आपको और कोई क्वेश्चन दिखाऊं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, डीबीएमएस से क्वेश्चन आया हुआ है। ये रीजनिंग सब है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं, टप्पल क्या होता है, ये आपकी सारी मैथ्स हैं। ये आप उससे एनवायरमेंट साइंस से, ये एनवायरमेंट से है, दिया था ना नीचे एनवायरमेंट। लेकिन पूछा आसान था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगर आप किसी ने एनवायरमेंट ना भी पढ़ी हो वो भी बता देगा मिथाइल आइसोसाइनेट, लेकिन एनवायरमेंट वाले सेक्शन से है। ये भी आपका एनवायरमेंट वाले सेक्शन से है कि जो कोयल है वो किस टाइप का होता है। एनवायरमेंट और साइंस जो है वो इस बार एक ही है, इसी में हम सारा पढ़ेंगे एनवायरमेंट के अंदर ही इसको। ये आपके मैथ्स है। बाकी ये टेंथ क्लास के मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अल्फा प्लस बीटा जो हम निकालते हैं, माइनस बी बाई अल्फा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। और मैं बताऊं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग है। अच्छा ये देखो ये भी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, गैसेस के बारे में पूछ रखा है ना कि वाटर किस किस का मिक्सचर होता है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज्यसभा। और ये आपूर्ति वर्क, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस का यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है। डिमांड एंड सप्लाई, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से है आपका। ये देखो ये वार्निंग साइन है, ये ट्रैफिक रूल से है। ट्रैफिक रूल भी आपके सिलेबस में है, लिखा हुआ है स्पेशल। ये इलेक्शन कमीशन, ये पॉलिटी से है। ये वर्ल्ड वाटर डे, ये एनवायरमेंट साइंस से है ये वाला क्वेश्चंस। तो आपको अच्छे से पढ़ना है सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर क्रय शक्ति में क्या परिवर्तन होगा। तो ये तो इकोनॉमिक्स तो के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से किसी एक्सपर्ट से पढ़ा होगा। अदरवाइज इकोनॉमिक्स बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में। ये साइंस से, इसको एनवायरमेंट के अंदर ही पढ़ेंगे हम। चलो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दिखाती हूँ कैसी आई है। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश में आप इसमें थोड़ा सा सिट बैक रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इसमें थोड़ी सी आसान आती है एज कम्पेयर टू प्री में जो हिंदी आती है वो थोड़ी सी सोचने वाली और थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन इसमें आप ऐसे करते चले जाओगे, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे 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 आप इसको 10 मिनट में कर दोगे आप दोनों सेक्शन को, इतना ईजी आता है इसमें तो हिंदी और इंग्लिश तो। ठीक है, ये इंग्लिश है, वो नीचे हिंदी थी। तो चलिए ये था आज की वीडियो में। आपको मैंने कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, क्या सिलेबस है ग्रुप 56 का, और
क्या उसका सिलेबस है और क्या उसका पेपर आया था लास्ट टाइम पे। अब एक वीडियो मैं आपको ऐसी बना दूंगी जिसमें अगली बारी मैं ग्रुप 57 के पोस्ट, उसका सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर के बारे में डिस्कशन करूंगी, और एक मैं आपको ग्रुप डी पे भी दूंगी श्योर फॉर श्योर। और मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगी जिनका जो किसी 1-2 नंबर से मिस कर गए हैं क्वालिफाई करने में या किसी और वजह से वो पढ़ नहीं पाए थे, तो मैं उनको ये कहूंगी कि प्लीज आप होप लूज ना करें। एक ही मौका थोड़ी ना होता है कि आपने एक पेपर में किसी एक नंबर से रहना। तो मैं आपको ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि एक नंबर से आप रहे तो आपने पढ़ाई नहीं करी होगी या फिर आप चाह नहीं रहे होंगे। तो आपके लिए एक बेटर चांस और है ग्रुप डी का। आप एक बारी ग्रुप डी की तैयारी और कीजिए मेरे कहने से। ये मत सोचिए कि हमारा नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा। बस एक बार ग्रुप डी और पढ़िए। ग्रुप डी में भी आप यही सब पढ़ोगे जो आपने ग्रुप सी में पढ़ा। तो ग्रुप डी में आपके लिए एक तो पढ़ना आसान है, और दूसरा क्या है, अगर आप ग्रुप डी में भी इतना पढ़ लोगे ना, तो अगर आपका ग्रुप डी में भी कुछ ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए, तो ये फोर श्योर है कि अगली बार आप सीटी में कर जाओगे 100% नेक्स्ट टाइम जब होगा। क्योंकि आप 2 बारी दोनों पेपर में इतना अच्छे से पढ़ लोगे कि फिर आपको थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रुप डी की तैयारी जरूर कीजिए जो बच्चे किसी ना किसी वजह से 1-2 पॉइंट से आप सिलेक्शन से मिस हो जाएं तो। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।